Hello everyone. Today we are discussing about some new topics of the chapter Rise of Nationalism in Europe. We had discussed earlier some topics which are related with the overview of this chapter and with the question which is related with the French Revolution, how that started. So now in our today's topic we are discussing about the topic which is the making of nationalism in Europe. Second one is the aristocracy and the new middle class, and after that what did liberal nationalism stands for. So today I am going to discuss these three questions which are related to the chapter. So let us start with the first question, that is the making of nationalism in Europe. The making of nationalism in यूरोप. तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था दैट बहुत सारे एरियाज ऐसे थे यूरोप में जहां पे डिफरेंट रूलर्स का रूल था. फॉर एग्जांपल जैसे जर्मनी हो गया, इटली है, इसके साथ ही हमारा स्विट्जरलैंड हो गया. ये कुछ ऐसे नेशंस थे जिनको एरियाज थे जिनको डिफरेंट किंगडम्स में, डचेस में या कैंटोन्स में डिवाइड कर दिया गया था. इट मींस जिन एरियाज में अलग अलग रूलर्स थे और ऑटोनोमस टेरिटरीज थी, उन्होंने अपने लेवल पे अपनी टेरिटरीज को स्प्रेड किया हुआ था और वो उनको अपने अकॉर्डिंग वहां पे रूल्स रेगुलेशंस को फाइनलाइज कर देते. इट मींस ये सभी जो एरियाज थे इनको डिफरेंट किंगडम्स, किंगडम सभी को क्लियर हो गया होगा आई थिंक, डचीज एंड कैंटोन्स, इन सभी एरियाज को किंगडम्स, डचीज और कैंटोन्स में डिवाइड कर दिया गया. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डचीज? डचीज मीन्स अ एरिया विच इज रूल्ड बाय अ ड्यूक, रूल्ड बाय अ ड्यूक. और कैंटोन्स का मीनिंग क्या होता है? एक सब डिवीजन कर देना किसी भी पर्टिकुलर टेरिटरी का. सो इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट दिस इज द एरिया विच इज द सब डिवीजन ऑफ टेरिटरी फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इट मीन्स वो एरियाज जिनके सब डिविजन्स कर दिए जाएं, टेरिटरीज को प्रॉपर्ली डिवाइड कर दिया जाए अलग अलग डिविजन्स में, और उसका मेन पर्पस क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन करना. इन सम कंट्रीज, किसी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने के लिए सब डिविजन्स बना देना जहां से इस वर्क को प्रॉपर्ली कंप्लीट किया जा सके. तो इट मीन्स उस टाइम पीरियड में इस तरह से डिफरेंट एरियाज को किंगडम्स, डचीज और कैंटोन्स में डिवाइड करके अपने लेवल पे जो उस टाइम के रूलर्स थे वो इन्हें ऑटोनोमस टेरिटरीज में कन्वर्ट कर चुके थे और इनका अपने बेनिफिट के लिए यूज करते थे. नाउ आफ्टर दिस द सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड विद now the next point is that they did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. It means they did not share any common identity or culture. It means उनका culture और उनकी identities बिल्कुल एक दूसरे से different थी. They did not share any common identity and कल्चर. बिकॉज जब हर जगह पे डिफरेंट रूलर्स होंगे तो ऑटोमेटिकली सबका रूल करने का वे अलग होगा, सबके कल्चर्स डिफरेंट होंगे. तो इस केस में कोई भी कलेक्टिव या कॉमन आइडेंटिटी उन एरियाज में नहीं थी ताकि वो सभी एरियाज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट शो किए जा सके. सो अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज आल्सो एन एम्पायर नोन एज हैब्सबर्ग एम्पायर. Habsburg
एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर भी एक मोनार्की था, हैब्सबर्ग मोनार्की थी ये, जिसने रूल किया ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, 2 एरियाज पे। ये ऑस्ट्रिया की मेन लाइन के ऊपर सेटअप था और ये दोनों एरियाज को रूल कर रहा था उस टाइम पे, द हैब्सबर्ग एम्पायर, एंड दे रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक, जनरली क्या होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में लैंग्वेज या कल्चर मिलता जुलता होता है, बट उस केस में वहां पे जो पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करती थी बिकॉज ऑफ द रूलर्स, उस टाइम के रूलर्स की वजह से। सो हंगरी में भी जो हाफ पॉपुलेशन थी, मींस अराउंड 50% जो लोग थे वो जो लैंग्वेज बोलते थे दैट इज मग्यार, उस लैंग्वेज का नेम था मग्यार, while the other half of the population spoke a variety of dialects। 50% मग्यार बोलते थे और 50% जो वहां के लोग थे वो variety of dialects मीन्स अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। ये 2 डिविजन्स थे हंगरी के, मग्यार लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का और हाफ जो कि वहां पे वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स को बोलते थे। देन आफ्टर दैट बिसाइड्स दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप्स, अब ये सभी ग्रुप्स बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से, उसके बाद भी कैसे पॉसिबल था कि ये एक ही जगह पे इकट्ठे रह पा रहे थे? तो उसका एक सिंगल रीजन था कि वो जो एक एम्पायर में रह रहे थे उसका एक और सिंगल एक ही रीजन था, दैट द ओनली दिस टाई बाइंडिंग these diverse groups together was a common allegiance to the emperor। it means emperor के लिए इन सभी की जो लॉयल्टी थी वो एक सिंगल रीजन था कि इतना डिफरेंट होने के बाद भी ये सभी उन एरियाज में एक आसपास के एरियाज में इकट्ठे रह पा रहे थे विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। ये 3 डोमिनेंट ग्रुप्स रह रहे थे, अकोमोडेट हो गए थे। सो कंबाइंड अगर हम इसको कर दें तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि यूरोप को नेशनलिज्म के स्टेज तक लेके आना बहुत इजी नहीं था, बिकॉज सभी एरियाज को डिफरेंट किंगडम्स, डायनेस्टिक रूलर्स ने डिवाइड कर लिया था, अपनी अपनी ऑटोनोमस टेरिटरीज में सेटअप कर लिया था और सभी जगह के अलग मोनार्की रूलर्स हो चुके थे। तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस था ये, बहुत टाइम पीरियड इसमें लगा इतने सारे डिफरेंट लोगों को एक पर्टिकुलर नेशन का पार्ट बनाने में। Now the next point is the aristocracy and the new middle class। aristocracy का मीनिंग क्या होता है? जो लोग दूसरों से डिफरेंट हैं, चाहे वो ज्यादा एजुकेटेड हैं या फिर वो दूसरों से ज्यादा रिच हैं, किसी भी रीजन से वो जब दूसरों से डिफरेंट हो जाते हैं उसे हम एरिस्टोक्रेट्स बोल देते हैं या एरिस्टोक्रेसी बोल देते हैं। सो एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें रिलेट करता है दैट इज रिलेटेड विद सोशली एंड पॉलिटिकली। जो लैंडेड जो पीपल थे वहां पे उन्हीं को एरिस्टोक्रेट्स में काउंट किया गया और वही उस कॉन्टिनेंट की डोमिनेंट क्लास का पार्ट थे। इट मींस यहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स किनको बोला गया है? जो लोग सोशली मींस सोसाइटी में जिनके पास ज्यादा लैंड्स थी एंड पॉलिटिकली जो पावरफुल थे, इन दोनों ग्रुप्स को एरिस्टोक्रेट्स बोला गया है बिकॉज यही लोग वहां पे उस टाइम के उस पूरे कॉन्टिनेंट के उसको डोमिनेट करने वाले लोगों में से थे, मींस जिनके कंट्रोल में बाकी बहुत सारी चीजें थी। सो अकॉर्डिंग टू दिस द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। इनके जितने भी मेंबर्स थे इन क्लासेस के वो एक कॉमन वे से अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे थे और इसी वजह से वो इजीली इन डिफरेंट रीजनल डिविजन्स के साथ भी वहां पे अकोमोडेट हो पाए थे। उनकी जितनी भी फैमिलीज थी उनके रिलेशनशिप इसलिए सेटअप हुए थे बिकॉज थ्रू मैरिजेस वो लोग कनेक्टिविटी को क्रिएट करते थे। मीन्स आपस में जो सिस्टम था इन डिफरेंट मेंबर्स का, जो एरिस्टोक्रेट्स या मिडिल क्लास थे जो सोशली और पॉलिटिकली सेटअप थे प्रॉपर, वो आपस में जो अपने चाइल्ड थे उनकी मैरिजेस के थ्रू कनेक्ट हो चुके थे एक दूसरे के साथ। तो उनकी सभी की जो फैमिलीज थी दे वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज विद मैरिजेस। वो अगर उनके बीच में इस तरह के रिलेशनशिप सेटअप होते थे
तो उसका एक सिंगल रीजन था मैरिजेस कर देना। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था कि इतने सारे डिफरेंट डिवीजन के रिलीजन के लोगों को एक साथ किसी भी रीजन में अकोमोडेट किया जा सके। नाउ आफ्टर दिस the powerful ones, it means the powerful aristocracy was numerically a small group। जिस एरिस्टोक्रेसी की हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी, अगर हम नंबर्स में देखें तो ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेट्स थे ये बहुत ही कम थे इन नंबर्स। इट मीन्स इनका ग्रुप जो था वो बहुत ही स्मॉल ग्रुप था। द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। एक्चुअल में इन लोगों की जो ग्रोथ थी उसका इमर्जेंस कब हुआ? जब कमर्शियल जो क्लासेस थी जिनका एग्जिस्टेंस आया जब मार्केट में प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट थी, उसी टाइम पे ये लोग पावरफुल एरिस्टोक्रेट्स में कन्वर्ट हुए थे। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था इंग्लैंड में वो बहुत ही लेट आया था। मींस इंग्लैंड में जो टाइम पीरियड रहा सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी जो था उस टाइम पे आया। बट अगर हम फ्रांस की बात करते हैं और कुछ पार्ट्स जो जर्मन स्टेट्स के कुछ पार्ट्स हैं, तो ये जो डेवलपमेंट का पीरियड था, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पीरियड था, ये इंग्लैंड से भी लेट इन एरियाज में आया। इंग्लैंड में ये स्टार्टिंग हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पीरियड की 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। अगर हम इंग्लैंड की बात करें जहां पर सबसे पहले इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई थी, तो यहां पे इंडस्ट्रीज आई सेकेंड हाफ में 18th सेंचुरी के 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट अगर हम इंग्लैंड के बाद फ्रांस और जर्मन में देखते हैं तो फ्रांस और जर्मन स्टेट्स में ये 19th सेंचुरी में सेटअप हुआ। इट मींस ये इंग्लैंड के बाद इन एरियाज में सेटअप हुआ था। तो यही वो टाइम पीरियड था जहां पे नए नए सोशल ग्रुप्स इसके सामने आए। वर्किंग क्लास की जो पॉपुलेशन थी या जो मिडिल क्लास पीपल थे वो अब इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए थे, बिजनेसमैन हो गए थे और प्रोफेशनल्स बनते जा रहे थे। इट मींस धीरे धीरे करके यहाँ पे एक ऐसा टाइम पीरियड क्रिएट हुआ जहाँ पे नए सोशल ग्रुप्स इंडस्ट्रीज में हेड्स बन गए या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट बने या साथ साथ प्रोफेशनल्स बने या डिफरेंट बिजनेसेस को सेटअप करने लगे। अब यहीं से ये टाइम पीरियड आया जब बहुत से एजुकेटेड लोग लिबरल मिडिल क्लास का पार्ट बन गए और उनके माइंड में ये चीज आई कि उन्हें अपने कंट्री को फ्रीडम दिलवाना चाहिए और जो मोनार्की सिस्टम है उसे अबॉलिश कर देना चाहिए। तो यही जो एजुकेटेड टाइम पीरियड यहाँ पे रहा जब ये ग्रुप्स अपलिफ्ट होने लगे, तो इन लोगों ने डिसाइड किया, इसी लिबरल मिडिल क्लास ने जो फ्रीली रह रहे थे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। सो यही जो एजुकेटेड लोग थे, इट वाज अमंग द एजुकेटेड पीपल और द लिबरल मिडिल क्लास, liberal middle class and the educated people. Now they both want to continue the ideas of national unity. अब ये चाहते थे कि नेशनल यूनिटी का जो आइडिया है वो कंटिन्यू हो और जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस हैं जिनको बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया गया है, जिनका सेटअप होना बहुत इजी था उस टाइम पीरियड में, उस एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम को, उस एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज्ड सिस्टम को कि जो बेनिफिट्स उनको बाय बर्थ मिलते हैं उसको ये लोग चाहते थे कि अबॉलिश कर दिया जाए, मींस उसे फिनिश कर दिया जाए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेट करता है कि लिबरल एक्चुअल में चाहते क्या थे, उनकी क्या नीड्स थी, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स थी और वो किन चीजों के लिए लिबर्टी की डिमांड कर रहे थे। कहाँ पे उन्हें ये लग रहा था कि एरिस्टोक्रेट्स जो हैं वो इस तरह के इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं कि मिडिल क्लास को या एजुकेटेड जो पीपल हैं उनको अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही हैं या इक्वल ट्रीटमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द सेम टॉपिक, दैट इज व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। किसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में? व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। एक्चुअल में लिबरल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लिबरल मीन्स फ्री,
जब हम ये चाहते हैं कि जो एक्स्ट्रा बाउंडेशंस, ड्यूटीज, चार्जेस या जो भी रूल्स रेगुलेशंस अननेसेसरी हैं, उन सब चीजों को हटा दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं लिबरलिज्म। तो इसकी स्टार्टिंग कब से हुई? अर्ली 19th सेंचुरी से, अर्ली 19th सेंचुरी से, जिस केस में जो यूरोप था वो क्लोजली इस चीज के आइडिया के नजदीक आ गया, जिस टाइम पे वहां पे मैक्सिमम लोग ये चाहते थे कि लिबरलिज्म को सेटअप कर लिया जाए। इट मीन्स लोगों को फ्रीडम दे दिया जाए और अपने अकॉर्डिंग काम करने दिया जाए। लिबरलिज्म जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड, एक लैटिन रूट से डिराइव किया गया है, लिबर, एंड लिबर मीन्स फ्री। ये एक लैटिन वर्ड से आया है, ये रूट का नेम है लिबर और इसका मतलब होता है फ्री कर देना। इट मीन्स लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। इससे क्या क्लियर होता है कि लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है? कि सभी लोगों को फ्रीडम मिले। सो फ्रीडम प्लस इक्वालिटी बिफोर द लॉ। Equality before the law. Now after this it emphasized the concept of government by consent. इसके बाद यहाँ पे एक और चीज सामने आई कि इन्होंने फोकस किया कि लिबरलिज्म के साथ साथ जो चीजें इंक्लूड हो लिबरलिज्म में, फ्रीडम आए, इक्वालिटी आए। आफ्टर दैट उनके माइंड में एक और कंसेप्ट था कि गवर्नमेंट जो है वो कंसेंट से बनाई जाए। इट मीन्स जो गवर्नमेंट है, जो रूलर्स हैं, उनको सिटीजन्स के कंसेंट से चूज किया जाए। इट मीन्स एक तरीके से हम बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम वो सेटअप करना चाहते थे इस केस में। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ साथ ऑटोमेटिकली जब कोई गवर्नमेंट सिस्टम डेमोक्रेटिक हो जाएगा तो वहां पे कुछ बेटर चेंजेस भी होंगे। सो यहाँ पे एक और डिमांड रखी गई, a constitution and representative government through parliament. It means proper constitution होना चाहिए, एक बेटर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे लॉज के साथ, ड्यूटीज और राइट्स के साथ, और साथ में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि सिटीजन्स के बेनिफिट्स के लिए काम करे। तो इन चीजों की डिमांड भी इसमें रखी गई। आफ्टर दिस दे ऑल्सो वॉन्ट द राइट टू वोट। अब वो चाहते थे उन्हें राइट टू वोट मिले, जिसकी हेल्प से वो इलेक्शंस कर सकें और अपने वोटिंग राइट का यूज करके अपनी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकें। सो द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज जनरेटेड। अब इसके बाद क्या डिसाइड किया गया कि जब लोगों की ये डिमांड थी, लिबरलिज्म के लिए वो फेवर में थे, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि राइट टू वोट दिया जाएगा। इट मीन्स जिन चीजों की लोग डिमांड कर रहे हैं, ताकि राइट टू वोट मिलने से क्या होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट बन पाएगी, तो इसीलिए उसे प्रोवाइड करा दिया गया। बट स्टार्टिंग में ये जो सिस्टम है, ये जो राइट टू वोट दिया गया था, ये उन्हीं लोगों को दिया गया जो प्रॉपर्टी ओइंग मैन थे। मीन्स जिन लोगों के पास, जेंट्स के पास, मेनली मेंस के पास प्रॉपर्टी थी, उन्हीं को ही वोटिंग राइट दिया गया। अब जैसे ही जो विदाउट प्रॉपर्टी जो मेन थे ऑटोमेटिकली, और जो विमेन्स थी, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया पॉलिटिकल राइट्स से, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी वाले मेंस जो थे उन्हीं को वोटिंग राइट प्रोवाइड किया गया। तो दो जो सेक्टर्स हमारे रह गए इसमें, जो जिनको सेपरेट कर दिया गया, उसमें आ जाते हैं विमेन प्लस मेन विदाउट प्रॉपर्टी। जिनके पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं है उनको अलग कर दिया गया, उन्हें कोई इस तरह का राइट नहीं दिया गया कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सके या उनको वोटिंग राइट मिले। ये राइट सिर्फ उनको दिए गए जो प्रॉपर्टी ओइंग मैन है। अब इसके बाद एक ऑटोमेटिक से सिस्टम, ये तो होना ही था कि ऑपोजिशन क्रिएट होगा। सो इसके बाद विमेन और जो नॉन प्रॉपर्टी जो मैन थे, उन सभी ने बहुत सारे ऑपोजिशन मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करने स्टार्ट कर दिए, और उन लोगों ने डिमांड रखी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की, कि उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाए, अदरवाइज वो इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे। सो इसका एक रिवीजन करते हैं, उसके बाद में इसे इरेज कर देती हूँ। लिबरलिज्म का मीनिंग क्या था? ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। लेटिन वर्ड, लेटिन रूट से आया है लिबर, दैट मीन्स फ्री। फ्री हेयर मीन्स फ्रीडम फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल
विद द इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सबके लिए लॉज को इक्वल करके और उन्हें फ्री कर देना, इसी का मतलब लिबरलिज्म था। फाइनली फिर लोगों ने डिसाइड किया कि सिटीजन्स का कंसेंट होने के बाद गवर्नमेंट को चूज किया जाए। इट मीन्स वो चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड भी रखी गई और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की डिमांड भी रखी गई। अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चूज करने के लिए वोटिंग राइट होना चाहिए सिटीजन्स के पास, तो इसके बाद राइट टू वोट प्रोवाइड करवाया गया। बट सिर्फ किन्हें दिया गया ये राइट? ओनली टू मैन विद प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टीज है उन्हीं लोगों को ये राइट्स प्रोवाइड करवाए गए। अब कौन से दो ग्रुप्स इसमें एक्सक्लूड कर दिए गए पॉलिटिकल राइट से? विमेन एंड मेन विदाउट प्रॉपर्टी, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टीज नहीं थी उन सभी को इससे एक्सक्लूड कर दिया गया, और विमेन्स को भी इसमें काउंट नहीं किया गया, मीन्स विमेन्स को भी वोटिंग राइट नहीं दिए गए। So men without property, men without property and women are excluded from the political rights. इन पॉलिटिकल राइट से इन दोनों ग्रुप्स को एक्सक्लूड कर दिया गया। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? बोथ ऑफ दीज ग्रुप्स, विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मेन, विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मेन मीन्स जिनके पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं थी, और जो विमेन्स थे, इन दोनों ग्रुप्स में जिनको एक्सक्लूड किया गया था, they organized the movements, or we can say the opposition movements, demanding equal political rights। उन लोगों ने भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड रखी कि उनको राइट टू वोट प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि वो भी जो गवर्नमेंट चूज होने वाली है उसमें अपना पार्टिसिपेशन शो कर सके। अब इसके बाद और भी कुछ चेंजेस हुए लिबरलिज्म के टाइम पीरियड में, ये कुछ मूवमेंट्स कंटिन्यू हुए। आफ्टर दिस द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, जो गुड्स और कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने पे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, बाउंड्रीज या फाउंडेशंस लगाई गई थी, उन सभी को भी अबॉलिश कर दिया गया जो स्टेट की तरफ से लगी हुई थी। नाउ आफ्टर दिस अ मर्चेंट, एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, एक मर्चेंट जो ट्रेवल कर रहा था हैम्सबर्ग से नरमबर्ग तक। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए हैं, तो इस नेक्स्ट पॉइंट में हम ये देख रहे हैं कि किस लेवल के रिस्ट्रिक्शंस उस टाइम पे लगे हुए थे, जिनको हटाना क्यों इंपॉर्टेंट हो गया था। एक मर्चेंट जिन्होंने ट्रेवल किया हैम्सबर्ग से नरमबर्ग तक, हैम्सबर्ग से नरमबर्ग तक कुछ गुड्स को सेल करने के लिए ये ट्रेवल कर रहे थे। ये 1833 का इंसिडेंट है। अब जिस केस में इन्होंने गुड्स को सेल करने के लिए ये उन एरियाज में ट्रेवल कर रहे थे, तो अराउंड 11 कस्टम बैरियर्स को इस मर्चेंट ने पास किया। 11 कस्टम बैरियर्स, इट मींस इतनी ज्यादा बाउंड्रीज उस टाइम पे बनी हुई थी, इतनी टेरिटरीज थी वहां पर, डिफरेंट किंगडम्स थे, कि 11 जो एरियाज उसने कवर किए, उन सभी 11 में उसने 11 कस्टम ड्यूटीज को पे किया। जितनी बार वो किसी एरिया को क्रॉस कर रहा है, बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, उतनी ही बार उसने 5% ड्यूटी पे की। तो इट मींस 11 into 5 अगर हम कर दें मींस 55%। तो जितना भी चीज है वो सेल करने के लिए लेके गया, जो अमाउंट में वो थी उसका 55% वो इंक्रीज हो चुकी थी फाइनली जब वो हैम्सबर्ग से नरमबर्ग तक पहुंचा था। इट मींस उस टाइम पे जो चार्जेस थे, जो कस्टम ड्यूटीज थी, वो एक्सेस में थी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं था कि उन रेट्स पे जो मर्चेंट्स हैं वो अपने बिजनेसेस को बढ़ा सके। तो इसीलिए ये रिक्वायर्ड था कि उस टाइम पे वो फ्रीडम उनको दिया जाए और एक्स्ट्रा जो राइट्स रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको अबॉलिश कर दिया जाए, फिनिश कर दिया जाए।
Now after this, the obstacles to economic exchanges and growth by the new commercial classes who urged for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital. जैसे इस तरह की obstacles finish हुई तो बहुत सारे developments हुए different economies में, exchanges easy हो गए, इन exchanges में गुड्स भी थे, कैपिटल भी थे, डिफरेंट चीजें यहाँ पे जो थी, जो नई नई कमर्शियल क्लासेस आई, उन लोगों ने क्रिएशन किया एक यूनिफाइड सिस्टम का, और वो चाहते थे कि इस तरह से एक यूनिफाइड सिस्टम आए, इकोनॉमिक टेरिटरीज बन जाएं, जो सभी इकोनॉमिक टेरिटरीज ओपनली गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड या कैपिटल का ट्रेड या लोगों का आना जाने का जो मूवमेंट है उन सब चीजों को अलाउ कर दे, ताकि वो लोग अपने बिजनेसेस को प्रॉपर वे में सेटअप कर सके. सो फाइनली यूनियन ने जितने भी एक्स्ट्रा टैरिफ्स थे उन सभी को अबॉलिश कर दिया. सो द यूनियन अबॉलिश्ड मींस फिनिश कर देना, उन्हें रिमूव कर देना. जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे, टैरिफ बैरियर्स मींस जो टैक्सेस, जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी टैक्स की, उन सभी रुकावटों को, उन बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया, उन्हें खत्म कर दिया गया. एंड रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ करेंसीज, क्योंकि उस टाइम पे जितने किंगडम्स थे उतनी ही करेंसीज भी थी. उन करेंसीज का नंबर फ्रॉम ओवर 30 to 2 में कन्वर्ट किया गया. 30 करेंसीज पहले यूज होती थी, अब उसे कन्वर्ट कर दिया गया 30 to 2 में, ताकि एक्सचेंज करना इजी हो जाए. और जितने भी एरियाज हैं वहां पे ये चीज पॉसिबल हो कि जितने भी डिफरेंट कमर्शियल क्लासेस हैं, जो भी वर्क करना चाहते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये चीज इजी हो कि वो डिफरेंट नेशंस में जब जाएं, सॉरी डिफरेंट टेरिटरीज को जब क्रॉस करें, तो एक तो उन्हें इतना कस्टम पे करना ना पड़े, कस्टम ड्यूटी, कि उनके प्राइसेस इतने इंक्रीज हो जाएं कि लोग डिमांड करनी बंद कर दें. सेकेंडली, इतनी ज्यादा नंबर ऑफ करेंसीज का एक्सचेंज ना हो जिसमें कंफ्यूजन्स क्रिएट हो, और हर करेंसी की वैल्यू अगर सेपरेट है तो उस केस में पॉसिबिलिटीज लॉसेस की ज्यादा हो जाती है. तो इस तरह की सिचुएशंस को खत्म करने के लिए इस तरह के स्टेप्स जो है वो लिए गए थे. सो इट मींस अगर हम इसको कलेक्टिवली देखते हैं तो जो लिबरलाइजेशन का आइडिया था, लिबरलिज्म का जो आइडिया था, जो अर्ली 19th सेंचुरी में सेटअप हुआ, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिज्म में, जो यूरोप में आया. बिकॉज इसी लिबरलिज्म के आइडिया ने डिराइव इस चीज को आगे पुश किया कि किस तरीके से डिफरेंट नेशंस में जितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो बाउंड्रीज हैं, जो बैरियर्स हैं, उनको कैसे फिनिश करके और हम एक पर्टिकुलर मल्टीनेशनल एरिया को एक सिंगल नेशन स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. और इसके साथ ही जब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स होंगी तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट ज्यादा होगा. बिकॉज जब आप गवर्नमेंट को चूज करते हो तो उस केस में गवर्नमेंट आपके लिए अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव हो जाती है. तो इट मीन्स जैसे ही आप गवर्नमेंट से कोई डिमांड करोगे, आपकी नीड्स या एक्सपेक्टेशंस होंगी, गवर्नमेंट अपने आप को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए आपकी सारी चीजों को सुनती है और उसके अगेंस्ट उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस भी लेती है. सो इट मीन्स जब इस तरह के डिसीजंस फाइनलाइज किए गए कि राइट टू वोट प्रोवाइड किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप होगा, सो इट मीन्स ऑटोमेटिकली बेनिफिट कहां पे होगा, ओवरऑल नेशन को होगा. क्योंकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हो तो चीजें पॉजिटिव वे में रन करती हैं और स्मूथली वो चीजें कंटिन्यू हो जाती हैं. हाँ, इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे उस टाइम पे. फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा कि विमेन्स और जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन हैं उनको ये राइट नहीं दिए गए, पॉलिटिकल राइट से उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, अलग निकाल दिया गया. क्योंकि उस टाइम पे विमेन्स तो सेकेंडरी हो गई, और प्रॉपर्टी के विदाउट अगर आपको, मीन्स आपको डिसीजन लेने का राइट नहीं है, मीन्स आपको नहीं पता कि किस चीज को करेक्ट और किस चीज को रॉन्ग बोलना है. यही रीजन था कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, एक तरीके से एक्सक्लूड जिसे हम यहाँ बोल रहे हैं. तो वो जो एक्सक्लूड किया गया था वही रीजन था कि इतने ज्यादा ऑपोजिशन मूवमेंट्स वहां पे क्रिएट हुए कि फाइनली कुछ चेंजेस भी आए. बेटर टाइम के साथ साथ कुछ चीजें वहां पे चेंज हुई और पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो शिफ्ट होने स्टार्ट हुए. एक्चुअली में जो लोग लिबरल थे उनका ये मोटो नहीं था कि सबको फ्रीडम दे दिया जाए या सभी को इक्वल राइट्स दे दिए जाए. उनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी जिसके अकॉर्डिंग राइट टू वोट को प्रॉपरली डिवाइड नहीं किया गया था. और इसी रीजन से वो सिर्फ प्रॉपर्टीड मेन को प्रोवाइड किया गया.
बट ये जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टीड मैन ही करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं, वोटिंग राइट रख सकते हैं, इसीलिए बहुत सारे अपोजिशन मूवमेंट्स कंटिन्यू होते रहे। अब उसके बाद जैसे ही ये बेटरमेंट आया राइट्स वाले पॉइंट के बाद कि यूनियन ने टैरिफ को, बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया, अबॉलिश कर दिया, तो ये जो इश्यूज थे कस्टम बैरियर्स वाले, टैक्सेस वाले, ये भी इसके साथ साथ फिनिश हो गए। सो इट मीन्स जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग जो एरिस्टोक्रेसी है वो कैसे सेटअप हुई थी, कैसे न्यू मिडिल क्लास ने कुछ ऐसे चेंजेस लाने की कोशिश की ताकि नेशनलिज्म इजी हो जाए, और लिबरलिज्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या था कि नेशनलिज्म के साथ कैसे हम लिबरल या लिबरलिज्म सिस्टम को रिलेट कर सकते हैं।